So we'll start a new chapter today, that is atomic structure. ये दोनों बैच कंबाइंड है, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर चलते रहेगा। बैच चलते रहेगा। इसको ओके चलो नेटवर्क चला गया। सो व्हाट इज देयर कि अर्लियर एफर्ट्स, ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है, इसका नोट्स मैं भेज देता हूँ तुम लोग को टू रिवील। हाँ बट वहां पे नोट्स कॉपी करना कि लर्न हो जाए। टू रिवील स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पहला हो गया कैथोड रे, ये किसने किया था? जे थॉमसन। उसने क्या लिया था? 10⁻⁻⁴ एटीएम प्रेशर लिया था और बहुत हाई वोल्टेज लिया था, 10⁻⁴ वोल्ट। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते दिखे थे, मतलब नेगेटिव क्या बोला? कैथोड रेस तो अब लगता है नेटवर्क का इशू है। अगेन नेटवर्क वाज नॉट देयर। चलो फिर से देखते हैं। कैथोड रे का सबको मालूम होगा, एक बार बुकलेट से पढ़ लेना। उसने क्या किया था कि लो प्रेशर रखा था और हाई दिया था।
तो जो एटम्स है वो आयोनाइज हो गए, जैसे it converts to helium plus and electron. Again network was not there. ये तीसरी बार नेटवर्क गया. चलो इसी में ट्राई करते रहेंगे, देखते हैं नेटवर्क शायद स्टेबल हो जाए. अभी ऐसा होता तो नहीं, कभी 8 o'clock का लेक्चर आज तक हुआ नहीं है, ये पता नहीं क्यों हो रहा है. एनोड रेस मैंने बताया कि गोल्डस्टीन ने बताया था, उससे क्या आया था, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. अब ये तुमने 9th-10th में पढ़ा होगा या फिर बुकलेट से पढ़ लेना. उसमें क्या किया था उसने, स्टार्ट से ये सब एनोड कैथोड ये सब टाइम पास है, ये सब नहीं आने वाले, बस पढ़ते जाओ. कैथोड रेज, एनोड रेज में क्या था, उसने परफोरेटेड इलेक्ट्रोड का यूज किया था. उससे क्या हो गया था कि जैसे हीलियम प्लस और इलेक्ट्रॉन बन गया, मान लो हीलियम गैस है, आयोनाइज हो गया, तो क्या बन जाएगा, हीलियम प्लस और इलेक्ट्रॉन. तो हीलियम प्लस अपना मूव करना स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन अपना मूव करेगा, तो उसमें दोनों रेज दिखेंगे. एक तो इलेक्ट्रॉन भी दिखना स्टार्ट हो गया, वो कैथोड रे हो गया. हीलियम प्लस एक और मूव करना स्टार्ट हो गया, वो क्या हो गया, एनोड रेज. एनोड रेज क्या, पॉजिटिवली चार्ज. तो सारे एनोड रेज का तो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होता है एनोड रेज. ठीक है, एक बार इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ये सब कैथोड रेज, एनोड रेज. नाउ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इससे क्या होता है, डिस्कवरी प्रोटॉन हो गया, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स. ये किसने बताया था, जेम्स चैडविक. इसको कैसे फाउंड किया गया, फाउंड बाय आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी. जैसे कि बेरेलियम हो गया 4 9 +2 He4 है, ये जब स्ट्राइक किया था C612 +0 N1, उससे पहले न्यूट्रॉन मालूम ही नहीं चल रहा था किसी को. क्यों, वो रिएक्टिव होता ही नहीं है. इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करता है, प्रोटॉन रिएक्ट करता है, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज होता है, ये न्यूट्रल है. तो ये सीधे 1932 में जाकर मालूम चला. वो भी बेरिलियम पे हीलियम को स्ट्राइक किया गया, तो न्यू प्रोटॉन, न्यू ये आना स्टार्ट हो गए पार्टिकल्स. हुआ क्या कि बेरिलियम 4 प्रोटॉन, हीलियम में 2 प्रोटॉन थे. ये था ना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो टोटल 6 प्रोटॉन का कार्बन बन गया. बेरिलियम 9 + 4 13 न्यू ये थे टोटल मास नंबर. यहाँ 12 मास नंबर ही आया, बट एक बाहर आ गया, तो उसी को न्यूट्रॉन बोला गया. ये 1932 में जाकर डिस्कवर हो गया. तो यहाँ तक का कंसेप्ट एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना, बट डोंट एक्सपेक्ट कि कोई क्वेश्चन आईआईटी से आएगा. आज तक नहीं आया, अभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आईआईटी को कंसेप्चुअल क्वेश्चन देने हैं. कैसे देने होते हैं, मोल कंसेप्ट से तुम्हें क्लियर हो गया होगा. ये सब नहीं कि किसने डिस्कवर किया, क्या है मास ऑफ प्रोटॉन. जैसे इफ यू टेक 1H1, ये हो जाता 1.672 1.672 into 10⁻⁻²⁰
24 ग्राम, दैट इज 1 AMU, 1.66 into 10⁻24 ग्राम, ऑलमोस्ट 1 AMU, ये हो गया 1107 AMU। अब लिखे हम लोग, ये लर्न कर लेना, मास ऑफ प्रोटॉन की जरूरत पड़ेगी, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, न्यूट्रॉन समवट हैवियर है, तो ये 1.675 into 10⁻24 ग्राम। तो जितना लिखा इसमें एक ही डेटा तुम्हें, ये दो इंपॉर्टेंट डेटा हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन याद कर लेना। और ये AMU में थोड़ा सा हैवी होगा, 1.007 है, तो ये 1.008 AMU है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका यूज कम आएगा, बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज ज्यादा आएगा। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ही आते हैं ना, न्यूमेरिकल में तुम्हें ये आते ही रहता है। इसको क्या लिखते हैं, -1, चार्ज इस पे निगेटिव है इसलिए -1, इलेक्ट्रॉन मास ऑलमोस्ट जीरो है, प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में ऑलमोस्ट जीरो है, और इसको बीटा पार्टिकल लिखते हो। ये जो होता है इसका मास 9.1 into 10⁻28 ग्राम इक्वल टू 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है, ये सही से लर्न कर लेना। AMU में इसको निकालने जाओगे तो बहुत कम हो जाएगा, 0.00548 AMU, वो सब 1 AMU है ना, ये बहुत कम उसके रिस्पेक्ट में, नेग्लिजिबल है। अब एक आता है मोलिकन एक्सपेरिमेंट, अब ये सब फिर से पढ़ोगे, अब ये फिजिक्स में क्लास 12th में आएगा मोलिकन एक्सपेरिमेंट, वहां तुम डेप्थ समझ पाओगे कि ऑर्डर ऑफ एक्सपेरिमेंट था, ऑयल ड्रॉप हवा में क्यों स्ट्राइक करके रह गया था, क्या था, तो वहां ये करके उसने निकाला, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से मालूम चला, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक डेटा लर्न करना पड़ेगा, 1.602 into 10⁻⁻19, इसको इधर लिख देता हूँ, 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। और ESU में कितना होता है ये सबको याद नहीं रहता, बट लर्न कर लेना। यदि ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये CGS यूनिट है, CGS में 4.8 into 10⁻10 और SI में 1.6 into 10⁻19। चार्ज ऑन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज जीरो होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.602 into 10⁻19 कूलम, ये प्लस होगा। तो चार्ज किस पे ज्यादा है, प्रोटॉन पे कि इलेक्ट्रॉन पर? ग्रेटर चार्ज, हाँ ये कहीं कहीं पूछ लेते हैं वो। यस, आयुष का करेक्ट है, प्रणय ऑल्सो। हाँ अभी सबका सही आने लगा। सेम चार्ज, दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है, एक पे प्लस है ये 1.602 और दूसरे पे माइनस है। ये +5 -5 की तरह नहीं है कि ग्रेटर है, ये क्या होता है कि चार्ज दोनों पे इक्वल हो गया, ये इधर और इधर, बट इसको क्या लिखते हो, इस पे माइनस लिखना था, मैंने माइनस लिखा ही नहीं है, ये माइनस है, -1.602 into 10⁻19 और ये +1.602 into 10⁻19। यहाँ क्या, ये प्लस है और ये माइनस है, ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है कि -5 +5 है, इट रिप्रेजेंट्स कि चार्ज ऑन बोथ आर इक्वल। ये अच्छे से समझ लेना, चार्ज दोनों पे इक्वल है, बट नेचर इज डिफरेंट, नेचर इज डिफरेंट। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर अट्रैक्ट होता है, कौन सा, इलेक्ट्रॉन, और ये निगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर अट्रैक्ट होता है, बस वही नेचर डिफरेंट है, चार्ज इक्वल होता है।
अच्छा, एनोड रे कैथोड रे एक बार पढ़ लेना, बट एनोड रे क्या नहीं समझ में आता समझो। मान लो हीलियम लिया, बहुत कम प्रेशर पे 10⁻⁴ एटीएम, उसे हाई वोल्टेज दे दो तो हीलियम प्लस बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन अपना फ्लो करेगा किधर, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की ओर, तो वो कहलाएगा कैथोड रेस। कैथोड रे ट्यूब होता है ना, सीआरटी ट्यूब, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। और जो हीलियम प्लस होगा वो किधर अट्रैक्ट होगा, निगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर। तो हीलियम प्लस पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो जा रहा है निगेटिव की ओर, तो पॉजिटिव चार्ज जो एक और फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं एनोड रे। तो एनोड रे का चार्ज भी फिक्स नहीं है, मास भी फिक्स नहीं है, चार्ज बाई मास रेशियो अलग अलग होगा। हीलियम प्लस का चार्ज बाई मास रेशियो, तो हीलियम प्लस पे एक चार्ज एक प्रोटॉन का, और मास ऑफ हीलियम। नियॉन ले लोगे तो क्या होगा, Ne प्लस और Ne का मास, Ne का चार्ज बाई Ne का मास, चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज डिवाइडेड बाई मास। तो चार्ज डिवाइडेड बाई मास रेशियो किस एनोड रे का हाईएस्ट आएगा, चार्ज बाई मास, मास जिसका सबसे छोटा हो, सबसे छोटा मास हाइड्रोजन ही है ना, हाइड्रोजन का होगा ना, हाइड्रोजन का मास सबसे छोटा है। एनोड रे में चार्ज डिवाइडेड बाई मास करोगे तो सबसे छोटा मास हाइड्रोजन मिलता है, हीलियम उससे हैवी है, लिथियम, सोडियम, नियॉन सारे उससे हैवी है। वेपर फॉर्म में ले लें सोडियम वगैरह, तो सोडियम वेपर होता है ना, तो सबसे बड़ा जो चार्ज बाई मास रेशियो मिलेगा वो हाइड्रोजन का होगा। तो चार्ज बाई मास रेशियो सबका अलग अलग आएगा एनोड रे में, क्योंकि मास सबका अलग है, कोई हीलियम प्लस है, कोई Na प्लस है, कोई Li प्लस है, कोई H प्लस है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन बने ना, उसी को हम लोग एनोड रे बोल रहे हैं। तो चार्ज बाई मास रेशियो सबका डिफरेंट हो गया, बट इलेक्ट जो तुम्हारा कैथोड रे है उसका चार्ज बाई मास रेशियो सेम होगा, क्योंकि कैथोड रे हर जगह सेम है, इलेक्ट्रॉन को ही कैथोड रे बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फिक्स है, कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁹, और मास भी फिक्स है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज दिस डिवाइडेड बाई मास वो फिक्स है, बट एनोड के लिए वो फिक्स नहीं है, एनोड के लिए अलग अलग होंगे। एनोड अलग अलग गैसेस हैं। वसुधा का क्वेश्चन था, अभी क्लियर है ना वसुधा, वाई, ये जो मैंने बताया एनोड रेस क्या था। ओके, नेक्स्ट। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, बस प्रोटॉन का जरूरत नहीं है ईएससी में। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पे आएगा तो लर्न करना है, बहुत सारी अननेसेसरी डेटा लर्न करने की जरूरत नहीं है। आईआईटी लर्निंग पे बहुत कम ध्यान देता है, इसीलिए चीजें नहीं पूछता। वो तुमसे कंसेप्चुअल पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड किया गया हाइड्रोजन में n=5 पे, तो जब वो वापस आएगा तो कितने तरह के प्रोटॉन बाहर आएंगे, कितने तरह के फोटॉन्स बाहर आएंगे, ऐसे क्वेश्चन। जब हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट में रोटेट करता है तो उसका रेडियस कितना होगा, क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर, तो ये सब लर्निंग वाले नहीं आते, इसीलिए हम लोग अवॉइड करते हैं। तुम्हें भी मालूम चल जाएगा आईआईटी में क्या आता है क्या नहीं। सीजीएस यूनिट है, ESU इज द सीजीएस यूनिट। यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट होगा तुम लोग का, वहां पढ़ोगे सीजीएस और ये सब जो भी है। ओके, तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल की बात करें हम लोग, अगेन टाइम पास कंसेप्ट, ये सब एक बार पढ़ो भूलते जाओ। रुदरफोर्ड तक एक बार पढ़ के बस छोड़ दो, वो सबसे कुछ नहीं आने वाला यहाँ तक से। थॉमसन एटॉमिक मॉडल तो पहले 10th में भी नहीं आया होगा, अभी क्या पूछेंगे। सो व्हाट इज दैट, इट इज प्लम पुडिंग मॉडल। उसमें क्या बोलते हैं,
हाँ, नोट्स में फॉरवर्ड कर दूंगा, नोट्स लिखने पे ध्यान मत दो, ये लिखा हुआ है, मैं भेजता हूँ। इलेक्ट्रिकली जेई में फंडामेंटल क्वांटिटीज एटॉमिक मास का रहता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज शायद नहीं देते हैं वो, एटॉमिक मास का टेबल रहता है तुम्हारे पास। ओवरऑल एटम इज व्हाट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नोट्स तुम्हें बस इसके लिए पढ़ना है कि कभी बोर्ड्स भी तो देना पड़ेगा ना, या तुम्हें अर्लियर डेवलपमेंट मालूम होना चाहिए। ये थॉमसन मॉडल कुछ तो था ऐसा, कभी नहीं आया है ना आएगा, इतना श्योर है। इसीलिए शॉर्ट में मैंने लिखवाया, नहीं तो कैथोड रे पे तो पूरा तुम्हारा 2 पेज लिखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन होता है, वो व्हील को रोटेट करता है, उसका शैडो बनता है, ये सब चीजें है ना, बट वो उन चीजों से मतलब नहीं रहा। तो जो चीज मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, मतलब वो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है उसका। ओके, फिर भी अर्लियर डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुआ तुम्हें मालूम होना चाहिए, जीके के लिए सही। पॉजिटिव चार्ज, तो ये जीके टाइप समझ के लाना रखो। यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड ओवर एंटायर स्फीयर, और उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। आई थिंक ये मॉडल सबने पढ़ा होगा। उसने क्या बताया था कि एक प्लेट ले लो, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। ये प्लेट किसका है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, और इलेक्ट्रॉन इस पे क्या होता है, एम्बेडेड है। जैसे केक ले लो, केक पे चेरी वगैरह पेस्टेड होते हैं, तो ये पेस्ट किया हुआ है, तो जब तुम हीट करते हो तो ये जो पेस्ट बाहर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। तो इसका उसने क्या बता दिया कि मास तो पूरा प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन के पास तो मास ही नहीं है, और पॉजिटिव चार्ज, वो दोनों क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सोचो पॉजिटिव, उसने बोला एटम पूरा पॉजिटिव चार्ज से ही बना हुआ है, और इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर स्टिक किया हुआ है, हिट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज का प्लेट वहीं पे रह जाता है। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन उसने डाला था, बट इससे मतलब ही नहीं, उसने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और बोला कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बाद में मालूम चला कि नहीं, मास ऑफ एटम कंप्लीटली कंसंट्रेटेड इन द सेंटर होता है। हाँ, वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हो इसको, वाटरमेलन मॉडल वो भी बोलते हैं। ये थॉमसन थॉमसन मॉडल था। ये सभी हटाओ, अवॉइड करो। हाँ बोलो। कुछ डाउट है किसी को, बताओ। नो डाउट, ओके। नेक्स्ट, रुदरफोर्ड मॉडल। इसमें भी जो तुमने पढ़ा, कंसेप्चुअल जो आएगा ना, वो एक एक क्वेश्चन आता है, वो न्यूमेरिकल वाला। वो भी क्वेश्चन क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक का, बट इसको हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। उसने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स आर यूज्ड, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से पोलोनियम लिया था या रेडियम लिया था, उससे अल्फा पार्टिकल बाहर आए थे।
अब मैं बताता हूँ। रेडियोएक्टिव एलिमेंट यूज्ड, कौन सा? पोलोनियम, रेडियम, ये सब लोग हैं, तो ये सब क्या करते हैं? अल्फा पार्टिकल को इमिट करते हैं। अब अल्फा पार्टिकल होता क्या एक्चुअली? अल्फा पार्टिकल, हाँ, डबली चार्ज हीलियम, चलो अच्छे से याद है। इस पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। वो चार्ज कितना होगा? ये हीलियम न्यूक्लियस है, सिंपली हीलियम न्यूक्लियस, मतलब He2+। हीलियम का क्या होता है? 2He2+, मतलब यहाँ पे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ गए, तो जो बच गया He2+, ये अल्फा रेज। तो अल्फा पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी हैवी, वेरी एनर्जेटिक। मान लो कि न्यूट्रॉन ले लो, 1 स्पून ऑफ न्यूट्रॉन इफ यू टेक ना, तो उसका मास जो होता है 1 स्पून न्यूट्रॉन का, इस अर्थ पे जितने भी व्हीकल चल रहे हैं उसका डबल ऑफ द मास। जितने ट्रेन है, जितने बसेज है, जितनी कार है, जितने ट्रक है, जितने बस है, ये जो भी है, जितने व्हीकल चल रहे हैं उसका डबल ऑफ द वेट ले लो, पूरे अर्थ पे जितने भी चल रहे हैं उसका डबल ऑफ द वेट 1 टीस्पून न्यूट्रॉन का होगा। 1 चम्मच न्यूट्रॉन में इतना होता है। इतना हैवी कैसे हो गया? क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। तो इलेक्ट्रॉन इतना बाहर होता है कि साइज एटम का बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है। वही यदि एटम श्रिंक कर रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, अर्थ से सारे इलेक्ट्रॉन को हटा दो, तो अर्थ श्रिंक करके एक फुटबॉल के बराबर आ जाएगा। मास उतना ही रहेगा अर्थ का, बस वो फुटबॉल बन जाएगा। उसी तरह जब श्रिंक कर जाए, इलेक्ट्रॉन को हटा दो, तो अल्फा पार्टिकल बन गया। अब अल्फा पार्टिकल कितना एनर्जेटिक होगा सोचो, केवल न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बना हुआ है वो, तो ये कुछ किसी भी चीज को डैमेज कर देता है वो। तो इससे एक्सपेरिमेंट किया गया He2+। इसका मास कितना होगा? हीलियम का इसका मास 4 mu, इसका मास कितना होता है? 4 mu होता है। ओके, 4 mu मतलब इसको किलोग्राम में यूज करना होगा। किलोग्राम में कितना होगा? मास 4 mu, 1 mu यदि तुम्हें याद हो, 4 into 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम, इतना ही होता है ना? 1 mu 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ये लर्न करना है। ओके, तो इतना आ जाएगा अल्फा पार्टिकल का मास। अब एक्सपेरिमेंट में क्या था उसने, यहाँ रेडियो एक्टिव पार्टिकल रख दिया उसने। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अब यहाँ पे क्या कर दिया उसने?
इसको पास किया गया, एक स्लिट कट कर दिया गया जिससे अल्फा रेज पास हो सके, ऐसे पास किया, और यहाँ पे गोल्ड फॉयल रखा गया। अब पॉजिटिवली चार्ज है तो बहुत सारे तो तुम्हें अनडिफ्लेक्टेड पास होके गया ऐसे, या थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन रहा, बहुत सारे जो होंगे लार्ज डिफ्लेक्शन हो गया, कुछ बहुत लार्ज हो गया, और बहुत कम ऐसे भी थे जो लौट के भी आ रहे थे ऐसे। ये एक्सपेरिमेंट आई थिंक A to Z सबको मालूम होगा, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट था। अब ये हो गया ZNS स्क्रीन। ZNS स्क्रीन क्या होगा कि जैसे ही स्ट्राइक करेगा वहां लाइट प्रोड्यूस होता है, अल्फा पार्टिकल जैसे ही करेगा तो उससे मालूम चलेगा कि कहाँ पे लाइट आई, मतलब अल्फा पार्टिकल कहाँ पे स्ट्राइक किया। जैसे कि वो यहाँ पे स्ट्राइक करे तो मालूम चल जाएगा ZNS स्क्रीन पे कि अच्छा अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आया था। अल्फा पार्टिकल जब सीधे जा रहा था तो इधर क्यों डिस्पर्स हुआ, तो इसने क्या लिया, थिन गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल क्यों लिया गया था, एक तो मैलिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब ये मैलिएबिलिटी ज्यादा है तो इसको उसने बहुत थिन लिया था, कितना 1 mm, इमेजिन करो एक स्केल में 1 mm कितना दिखता है, उसका 1000 टाइम स्मॉल, 1/1000 टाइम, मतलब 10⁻³ mm के ऑर्डर का उसने गोल्ड फॉयल लिया था। तो वो इतना तो गोल्ड ही जा सकता है ना, बाकी आयरन वगैरह में मैलिएबिलिटी इतनी नहीं रहती थी, इसलिए इसने गोल्ड लिया था। और उसका दूसरा रीजन होता है कि गोल्ड इनर्ट होता है तो इसमें इम्प्योरिटी नहीं है, आयरन वगैरह इम्प्योरिटी होती रही है, उसे स्ट्राइक करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक नहीं होगा क्योंकि गोल्ड है तो प्योर गोल्ड है। थर्ड है रुदरफोर्ड को, रुदरफोर्ड उस समय का फेमस साइंटिस्ट था, तो उसे वहां के किंग ने हैप्पी होकर बहुत सारे गोल्ड दिए थे, तो अपना सारा एक्सपेरिमेंट ही गोल्ड पे करता था, उसे गोल्ड ही गोल्ड भरा हुआ था घर में। बट वो साइंटिस्ट था तो गोल्ड से ज्यादा मतलब नहीं था उसे, वो एक्सपेरिमेंट में यूज करता था। तो ये सब रीजन था जिसके कारण उसने गोल्ड यूज किया था। अब देखो अल्फा पार्टिकल का क्या हो गया, जैसे उसने क्या बताया, एक मॉडल दिया इसको लेके, उसने बोला कि इस तरह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा, थोड़ा सा ठीक है। हम्म, छोटा ही बनाना है, देखो। तो ये सबने देखा होगा ऐसे, उसने बताया था कि मोस्ट ऑफ द रेज पास अनडिफ्लेक्टेड, मतलब उसका क्या बताया कि इसमें मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। उसने बोला थॉमसन मॉडल जैसा हो ही नहीं सकता, थॉमसन ने बोला था कि पूरा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, वो रहता तो ऐसा पास करता ही नहीं, मतलब खाली है। उसने बताया मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस हो गया इसमें क्या हो गया, सम पार्ट में क्या बताया था कि रेज जो होता है जाके स्ट्राइक करके ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब कोई हैवी पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन हो गया इसलिए डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो अलग अलग आएगा डिफ्लेक्शन, क्लियर है इसमें। हाँ बट सर्टेन जो थे ना वो वापस लौट के भी आ गए थे, और ये बहुत ही कम थे लौट के आने का रेशियो। इस 20,000 में एक लौट के आ रहा है, मतलब कि वो जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा है, यदि न्यूक्लियस बड़ा होता तो मैक्सिमम रेज लौट के आ जाता, बट जब वो रेज लौट के आए तो उससे वो बहुत अमेज्ड हो गया था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इज जस्ट लाइक बुलेट। वो 1/12,000 बोलो, या कई बुक में 20,000 रहता है, कई बुक में 1 लाख भी लिखा रहता है, एक्सपेरिमेंटल एरर उतना चलता है ना। लौट के आ गए थे, मतलब मोस्टली तो बहुत कम ही लौट के आए, उससे मालूम चला साइज बहुत छोटा है। वो जो लौट के आए उसको देख के उसने बोला था कि इट इज लाइक कि वी फायर ए बुलेट ऑन द
पीस ऑफ पेपर एंड बुलेट वापस लौटा है, ऐसा हो रहा है। पेपर को कुछ नहीं हो रहा है, बुलेट वापस आ जा रहा है, क्योंकि गोल्ड फंड तो बहुत ही थिन था, बहुत पतला था। अल्फा रेस तो किसी भी चीज को ब्रेक कर सकता है। अल्फा रेस जाकर लौट आया, इसका मतलब उसने बताया था कि लौटना मतलब दोनों पॉजिटिवली चार्ज होगा। तभी ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, धीरे धीरे जाएगा, जाके दोनों में रिपल्सन हुआ, ये वापस लौट के आया। और वो जडेन स्क्रीन सराउंडेड था एवरीवेयर, वो तो मैंने दिखाया इतना दूर ना, चारों चारों जडेन का स्क्रीन था। उससे वो मालूम चला कि स्ट्राइक कर रहा है बैक। तो जो लौट के आया उससे मालूम चला कि वो बहुत ही छोटा है न्यूक्लियस, और इससे मालूम चला कि न्यूक्लियस इज स्ट्रांगली बाउंडेड विद द एटम। ये तो अल्फा रेस क्या करता है, न्यूक्लियस को तोड़ के निकल जाता, मगर लेके नहीं आ पा रहा, मतलब न्यूक्लियस वेरी स्ट्रांगली बाउंडेड टू एटम होता है, इतना जल्दी बाहर नहीं आ सकता। तो ये सब उसके कंक्लूजन हो गए थे, क्योंकि उसने बताया था कि क्या क्या कंक्लूजन हो जाए, कि मोस्ट ऑफ द रेज पास्ट अनडिफ्लेक्टेड, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम्स आर वैकेंट। दूसरा, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहा है, स्मॉल एंगल कुछ लार्ज एंगल, तो उससे उसने बताया कि बीच में जरूर न्यूक्लियस होगा। उसके बाद उसने बोला कि वेरी फ्यू ऑफ द रेज रिटर्न बैक, है ना। तो ईच 20,000 में वन, या बुक में 80,000 इज टू वन भी दिया हुआ है। इसका मतलब साइज ऑफ द न्यूक्लियस बहुत स्मॉल है। तो ये उसने इस रेशियो से साइज ऑफ द न्यूक्लियस कैलकुलेट किया विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ द एटम की कितना होगा। तो देखो इसका रुदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन क्या क्या हो गया तुम्हारा। ऑब्जर्वेशन, most of the alpha particles are not deviated, pass through gold foil without any deflection. दूसरा था few alpha particles deviated with a small angle. कुछ स्मॉल एंगल से हुआ था, very few with very few alpha particle deviated with large angles. And very few अल्फा पार्टिकल्स रीबाउंडेड, यही सब था ना। मतलब मोस्टली अनडिफ्लेक्टेड पास हो गया, कुछ डिफ्लेक्ट हुए और बहुत कम वापस आ गए। तो उससे उसने कंक्लूजन क्या दिया, almost volume of atom is chargeless। मतलब उसने बताया था कि पूरा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड स्टीन, उसने बोला नहीं, चार्जलेस हो गया है, एम्प्टी होगा। उसका ये पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट हो गया पॉजिटिव चार्ज हैवी और डेंस होगा, यही होगा ना। हैवी डेंस, पॉजिटिवली चार्ज हैवी डेंस कोर जो हो गया।
core in atom is called nucleus. न्यूक्लियस में उसने बोला पॉजिटिवली चार्ज, जो कोर डेंस है उसको न्यूक्लियस बोला। तो ये क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ लेता है जेई मेंस टाइप में कि एक स्टेटमेंट में कि फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस किसने इंट्रोड्यूस किया था, किस साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस करके टर्म बोला। ये रुदरफोर्ड था जिसने न्यूक्लियस करके एक टर्म बताया कि है। तो इसके बेसिस पे रुदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसने बताया ओवरऑल atom is electrically what? एक मिनट, एक कॉल आ गया तो वेट कर। मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज था, यही था। Almost volume is what? Almost volume of an atom is empty. नेक्स्ट में क्या हो गया, उसने बताया कि हैवी डेंस पॉजिटिव चार्ज, हैवी डेंस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस is present at the center। ये बताया ना, सेंटर पे एक न्यूक्लियस है, वो हैवीली डेंस है, यही है ना। अब इलेक्ट्रॉन क्या क्या बताया उसने, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस at very high speed and at different distance। उसने ऑर्बिट कंसेप्ट बताया था कि अलग अलग डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहेंगे, जैसे सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, अदर प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये दोनों आपस में बाउंडेड कैसे हैं, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स are held together due to electrostatic force of attraction। वो कैसे आपस में बॉन्डेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसने उसका ड्रॉबैक क्या आ गया था,
ड्रॉबैक क्या था कि ये न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो मैक्सवेल, एक मिनट, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये रिवॉल्व करते करते स्लोली इट विल फॉल डाउन इन दिस। क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक कंसेप्ट है, हाँ, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग बोर ने बताया था कि 10⁻⁸ सेकंड में इलेक्ट्रॉन वापस जाके न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। क्यों? यदि कहीं भी पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उसके अराउंड पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, क्लासिकल अप्रोच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, तो वो अपना एनर्जी रेगुलरली लूज करेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, और कहाँ सराउंड कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में, किसका पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है, न्यूक्लियस का फील्ड है, न्यूक्लियस के अराउंड पॉजिटिव चार्ज होगा ना इधर, मतलब एक क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा, उस फील्ड के अराउंड यदि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो क्लासिकल थियरी के अनुसार वो लगातार एनर्जी रिलीज करना चाहिए, एनर्जी रिलीज करेगा तो उसमें एनर्जी बचेगा ही नहीं, धीरे धीरे करके क्या होगा, अल्टीमेटली इट विल फॉल इन द न्यूक्लियस। अब बोर ने बोला कि 10⁻⁸ सेकंड में ही काम हो जाएगा, 10⁻⁸ सेकंड में ही फॉल हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल होगा फिर ये मॉडल। तो बाद में इसको किसने एक्सप्लेन किया, बोर ने खुद एक्सप्लेन किया, 1911 में तो ऐसा आ गया था, 1914 तक बोर ने बता दिया मॉडल क्या है। अब वो काम भी नहीं है, तुम लोगों ने बोर्स मॉडल तक ही पढ़ा है, 100 साल पुरानी थियरी पढ़ी है, अब लेटेस्ट थियरी पढ़ना होगा तुम्हें, ऑर्बिटल कंसेप्ट, एसपीडीएफ वगैरह, है ना, उसमें मालूम चलेगा इलेक्ट्रॉन कभी रिवॉल्व करता ही नहीं है ऐसा, उसका अलग मेथड है सब, तो वो करेंगे। अब लेटेस्ट कंसेप्ट क्या है, तो इसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी जो था, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी था, व्हेन इलेक्ट्रॉन क्या था, रिवॉल्व आउटसाइड पॉजिटिव न्यूक्लियस, it should what, emit radiation, should emit, it should emit radiations। अब क्या होगा, ड्यू टू रेडिएशंस, इफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है, रेडिएशंस बाहर आ रहा है, तो ड्यू टू रेडिएशंस एनर्जी इज व्हाट, लॉस्ट, ड्यू टू रेडिएशंस एनर्जी इज लॉस्ट। हाँ, एमिट एनर्जी, रेडिएशंस बाहर आ रहा है मतलब एनर्जी बाहर आता है, जैसे सनलाइट से रेडिएशन बाहर आ रहा है, जो सनलाइट बाहर आ रहा है रेडिएशंस ही है ना। हाँ, टू, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब रेगुलर एनर्जी रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन फॉलोज स्पाइरल पाथ एंड फॉल इन न्यूक्लियस। अब ये थियरी वाज unable to explain what, discontinuous spectrum। वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है, 1885 में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आया था, 1885 जब इंडिया में कांग्रेस फॉर्म हो रहा था,
उस समय ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक ट्यूब लिया था, उसमें हाइड्रोजन गैस रखा था, हाई वोल्टेज पास किया गया था, दोनों साइड प्लेट रख के हाई वोल्टेज पास कर दिया गया था। हाइड्रोजन गैस से अचानक कुछ लाइट बाहर आना स्टार्ट हुआ, कुछ रेडिएशंस बाहर आने स्टार्ट हो गए। कुछ रेडिएशन यूवी रेज में थे, जैसे ट्यूबलाइट ले लो तो सारे रेडिएशन तुम्हें क्या दिखते हैं, या तो वायलेट तुम्हें दिखेंगे विजिबल रेंज में, या फिर इंफ्रारेड रीजन में। इंफ्रारेड रीजन मतलब हीट वेव भी आता है ट्यूबलाइट से, बल्ब से, और लाइट आता है। उस समय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिया गया था, तो उससे यूवी रेज भी बाहर आ रहे थे, कुछ विजिबल रेंज भी बाहर आ रहे थे, और कुछ यूवी इंफ्रारेड भी बाहर आ रहा था। क्लियर हुआ? तो वो ये नहीं बता पाया उसमें जो भी वेवलेंथ बाहर आया था उसका रिलेशन मालूम चल गया था कि जो बाहर आ रहा है वेव, उसका वेवलेंथ क्या है, और ये क्यों आ रहा है ये नहीं बता पाया वो, कि ऐसा क्यों हुआ। तो बोर ने ये बताया था, ये बोर का बहुत बड़ा सक्सेस था। तो बोर्स थियरी में डिटेल में करेंगे कैसे उसने बताया था। डाउट्स आया तो हम लोग का रुदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, ठीक है, एमिट रेडिएशन सर, अन्विता सर पर निल्स बोर एंड इलेक्ट्रॉन्स डोंट रेडिएट एनर्जी इन दिस। हाँ, बोर ने वो अलग बताया था, वो तो उसके लिए बोर कंसेप्ट पे जाएंगे, अभी नहीं। रुदरफोर्ड तक ये था कि ये प्रॉब्लम है। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अट्रैक्ट होंगे नहीं, ये सब अभी आएगा बोर्स थियरी में। वो भी फेलियर ही है, बट वो फेलियर थियरी भी पढ़ना है। ये भी फेलियर थियरी है बट पढ़ना, बट इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, बट बोर्स थियरी भी एक फेलियर थियरी है, बट उससे क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं बनता आईआईटी का। हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट क्यों नहीं होता? अच्छा ठीक है, चलो अभी पूछ ही रहे हो तो सबका, कई लोगों ने पूछ लिया था। देखो इसका डाउट क्या होता है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, तो कोई चीज जैसे स्टोन है, स्टोन हाईली स्टेबल है, तो क्या वाटर को अट्रैक्ट कर लेता है क्या? नहीं, स्टोन के आसपास वाटर जितना भी रहेगा वो अट्रैक्ट नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि स्टोन स्टेबल है। वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं होता, जो स्टेबल होता है वो किसी चीज से रिएक्ट नहीं करेगा। उसी तरह जब जैसे सोडियम बना होता है, सोडियम में क्या होता है, 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन होता है ना। जैसे कि ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में, बट तुम लोग का डाउट है तभी बता रहा हूँ। 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन ले लो, और इसको जब फ्यूज करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होगा, ये बन गया न्यूक्लियस, है ना। इसका मास m1 ले लो और ये न्यूक्लियस का मास m2 ले लो, क्या रिलेशन होना चाहिए दोनों के मास में? इक्वल होना चाहिए? नहीं, बट एक्सपेरिमेंट किया हम लोगों ने तो मालूम चला कि m1 इज ग्रेटर देन m2। उसमें तुम्हें मालूम चलता है कि m1 इज ग्रेटर देन m2। ऐसा कैसे हो सकता है? रेस्ट मास कहाँ गया? मतलब 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, वहां भी 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन है, बट वो एक कंसंट्रेटेड में है, न्यूक्लियस बना हुआ, और यहाँ 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन अलग अलग लिया। इसका मास पहले ले लो m1, फिर सबको प्रेस करके मान लो बना दिया गया न्यूक्लियस, तो ये तो सोडियम न्यूक्लियस बन गया। तो इसका मास m2 आ गया, तो मास तो उतना ही होना चाहिए, बट फाउंड की मास रिलीज हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग, हाँ, रेस्ट मास इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, करेक्ट। ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एम। वो आएगा m1 माइनस m2, और इतना जो होता है ना, एनर्जी विल बी रिलीज अकॉर्डिंग टू E इक्वल टू mc स्क्वायर, था ना। तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के अकॉर्डिंग इतना मास रिलीज हो गया। मतलब एक डेटा ले लें कि मान लो कि 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन का मास सपोज 23 AMU था, तो जब सोडियम न्यूक्लियस बनेगा तो वो 22.5 AMU आया, 0.5 AMU गायब हो गया। तो 0.5 AMU कहाँ गया? वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जब एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट होकर बाहर आ गया, तो मास तो लॉस हो चुका है। अब उसको उतनी एनर्जी वापस दो तो ब्रेक होगा, नहीं तो ब्रेक नहीं कर सकता, वो एकदम क्लोज हो चुका है। जो चीज भी एनर्जी रिलीज कर देता है नेचर में स्टेबल हो जाता है। जैसे फैन को देखो, आयरन का रॉड है, आयरन के विंग्स बने हुए हैं, तो उसने एनर्जी रिलीज किया इसलिए सॉलिड है। वो उतनी एनर्जी दो तब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाएगा। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं करने। न्यूक्लियस इतना स्टेबल है कि ना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ना प्रोटॉन को, ना न्यूट्रॉन को। वो हाईली स्टेबल है।
बट कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन्स में वही काम करता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब बताओ कोई चीज इतनी एनर्जी दे के स्टेबल हो गया है तो इलेक्ट्रॉन लेके अनस्टेबल क्यों होगा? इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करता है। केवल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहने से क्लोज नहीं आ सकता है ना, अट्रैक्ट नहीं होगा। और आगे अभी पढ़ोगे, ये जो न्यूक्लियस होता है, तो इसको मास डिफेक्ट, और ये न्यूक्लियस में था, ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे होंगे, ऐसे पी ऑर्बिटल है, इस साइड पी ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल ऐसे होगा, वो चारों ओर होगा इस तरह से इलेक्ट्रॉन। इसके न्यूक्लियस के चारों ओर जैसे सोप बबल होता है ना, स्फीयर ले लो, चारों सोप बबल ले लो, वैसे होगा न्यूक्लियस के चारों ओर, ऐसे ऐसे होगा। ये नहीं कि एक ऑर्बिट हो गया उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, वो सब कंसेप्ट चला जाएगा। वो लेटेस्ट कंसेप्ट में ही होगा, बोस तक होगा कि ऑर्बिट है उसमें मूव कर रहा है, बाद में ये सब ऑर्बिट वगैरह नहीं बचेंगे। ये मास इफेक्ट वाला कंसेप्ट न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्लास 12 का है, ये जो बता रहा था मैं। हाँ बोलो, क्या डाउट है बताओ। इलेक्ट्रॉन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों लगता है? वो बोस थियरी में लगता है, अब तो वो बचा ही नहीं, उसने सर्कुलर मान लिया था। कोई भी चीज ऐसे मूव कर रहा है, क्या होता है स्ट्रेट लाइन में कोई भी चीज मूव करे तो ड्यू टू इनर्शिया इधर मूव करना चाहिए, बट इसको थोड़ा भी तुम्हें डायरेक्शन चेंज करना है तो फोर्स चाहिए, तभी होगा। डायरेक्शन चेंज नहीं तो नहीं होगा। मान लो कि एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो तुम्हें इसको कहीं से मोड़ना है अपने ओर, तुम इस पर फोर्स लगाओगे तब जाकर मुड़ते जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर से, तो इस पे कोई ना कोई फोर्स होगा, तब ये जाके ये इनसाइड आया होगा। तो फोर्स क्या इसका होता है? इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना, और साथ में एक इस पे एक्सटर्नल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है mv²/r। बट ये तो बोर्स थियरी में पूछना है, तुम अभी क्यों पूछ रहे हो? बोर्स में जाएंगे अभी तब करेंगे सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। इलेक्ट्रॉन स्टैटिक नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूविंग है बट ऑर्बिट में नहीं है, जैसा तुम सोच रहे हो ऑर्बिट कंसेप्ट वो नहीं आएगा। लेटेस्ट कंसेप्ट जो होगा ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे अलग अलग होंगे, जैसे ये 1s हो जाएगा, 1s ऐसा होगा। 2s, 2s भी क्या होगा कि वो न्यूक्लियस से स्टार्ट होगा, ये पूरा, ये 1s था तो ये 2s होगा ऐसा, वो भी न्यूक्लियस से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगा, बीच में अचानक 2s गायब हो जाएगा, फिर ये 2s और आगे जाएगा, तो ये सब 2s होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप फॉर्म में होगा, वेव के फॉर्म में होगा। तो ये लेटेस्ट थियरी है जो पढ़ोगे, और तुम लोगों ने जो पढ़ा है 100 साल पुरानी थियरी पढ़ा है, इसलिए सारे कंफ्यूजन, ये सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे एक बार लेटेस्ट थियरी वेव मैकेनिकल मॉडल तक चले जाए तो। क्लियर? हाँ, तो ये जो मैं बता रहा था इसको अभी इसे रब कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें पूरा हम लोग का 2-3 सेशन जाया जाएगा, अभी 2 मिनट में ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको हटा दिया जाए। क्लियर? ये रब करने का मतलब है कि ये मैं 2 मिनट में नहीं समझा सकता, इसके लिए मुझे 2 सेशन चाहिए। कैसा होता है इलेक्ट्रॉन, कैसे मूव करता है, क्या नेचर है, और क्या डाउट आया था? रिपीट वो बाद में, मतलब अभी तुम लोग के डाउट्स में कर रहा था कि क्यों ऐसा है जो आ रहा था। नहीं नहीं, थॉमसन रदरफोर्ड ये सब मॉडल कभी नहीं आने वाला कहीं भी। बुकलेट में कोई क्वेश्चन होगा तो कर लेना। आर्यन, ये क्या है अचानक कॉपी पेस्ट मार दिया तुमने? वही था रुदरफोर्ड का, 2 ड्रॉबैक थे, एक तो ये वाला और एक डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉन स्टैटिक है प्रणय, ये नहीं बोल रहा इलेक्ट्रॉन स्टैटिक है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग बट इन फॉर्म ऑफ वेव। वेव क्या होता है? डिफ्यूज चारों ओर, ये सब डिटेल में समझाना पड़ेगा, इतना जल्दी यहाँ पे क्लियर नहीं होगा। ये मान लो कि बस रुदरफोर्ड गलत था, इसके लिए पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर जब कंप्लीट होगा तो सारे डाउट्स क्लियर हो चुके रहेंगे तुम लोग।
डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताया कि उससे अचानक अल्ट्रावायलेट रेज आ रहा है अलग अलग वेवलेंथ का, कुछ विजुअल रेज आ रहा है वो भी अलग अलग वेवलेंथ का। वो तो 1885 में ही आया था, वो उसके 30 साल के बाद बोर ने उसे एक्सप्लेन किया कि क्यों आ रहा है। तो बोर कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर पाया, कई चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बाद में श्रोडिंगर इक्वेशन आया 1930 में, उसने सब एक्सप्लेन किया। इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं 1s 2s 2p 3s 3p, ये सब लेटेस्ट कंसेप्ट होंगे। ये सब बाद में, अभी छोड़ दो ये। तुम लोग पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे पूछ रहे हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रम क्या है, या फिर कैसे हो रहा है, तो ये सब बाद में करेंगे हम। अभी के केस के लिए कुछ नहीं है ना जो पॉइंट लिखा है। तो देखो mass of atom will be mass of न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, यही होगा ना। इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ही लेना है। जैसे हीलियम का मास किसी ने पूछा कैसे लेना, तो हीलियम का मास होता है 4 AMU, मास नंबर याद होना चाहिए। हीलियम का 4 होता है, सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35 भी होता है, 37 भी होता है। तो सबका मास नंबर तुम्हें याद करना है, कुछ का तो लर्न होना ही चाहिए। तो हीलियम का मास नंबर 4 AMU, मतलब एटॉमिक मास 4 AMU आएगा। तो एक AMU होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻28 27, वही मैंने लिखा था ना। तो उसको AMU का किलोग्राम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। एक और आया था ये क्वेश्चन, कहीं कहीं टेस्ट में पूछ लेते हैं, अपने टेस्ट में, और कहीं नहीं, IIT वगैरह में नहीं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस R इक्वल टू R0 a⁻⁴। इतनी सिंपल चीजें पूछ के क्या करेंगे सब हम लोग। IIT NIT मेंस वगैरह ये सब क्वेश्चन नहीं पूछते। वेयर R0 का वैल्यू जो होता है 1.33, एवरेज ले लो, एक रेंज आता है, एवरेज ले लो, इतना आता है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम इंटू 10⁻⁵। मतलब एटम के रेस्पेक्ट में हम 1 लाख टाइम स्मॉलर न्यूक्लियस है। ए इज मास नंबर, हाँ वहां पे तो लिखना था ए इज मास नंबर। जैसे एल्यूमिनियम, एग्जांपल एल्यूमिनियम का ले लोगे तो इसका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, इंटू एल्यूमिनियम का मास नंबर 27 होता है, 27 का क्यूब रूट, करीब करीब 4 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। 27 का क्यूब रूट कितना होगा, 3 होगा ना। एटॉमिक मास प्लान करना है तुम्हें, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर भी याद है ना, तो एटॉमिक मास डबल करके काम चल जाता है। एटॉमिक नंबर 13 है तो एटॉमिक मास 26 के आसपास होगा, तो तुम्हें तो अप्रोक्सीमेटली ही चाहिए ना, 26 को 27 मान लेना, हो जाएगा। तो ये याद करना है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस रेडियस ऑफ एटम के रेस्पेक्ट में 1 लाख टाइम स्मॉलर है। इन केस ऑफ आइसोटोप, अच्छा ये मोल कंसेप्ट में बताया था, तो मोल कंसेप्ट में नहीं थे ना यश। उसमें बताया था कि आइसोटोप होगा तो एवरेज लेते हैं, 35.5 आएगा, क्लोरीन का 35 और 37 दो आइसोटोप है, तो एवरेज मास 35.5 आ जाता है। क्लियर। तो सारे अनइम्पोर्टेंट चीजें आज हम लोगों ने कर लिया। अब रुदरफोर्ड में एक था जो क्वेश्चन आता है रुदरफोर्ड से, यहाँ तक हो गया कि जो नहीं आता वो कर लिया, जो आता है वो नेक्स्ट लेक्चर में कर पाएंगे अब हम लोग। तो नेक्स्ट तक तुम लोग को मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैंने एनपीसी का